नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वच्छ ऊर्जा के अनेक लाभ कृषि क्षेत्र तक पहुंचने चाहिए। उन्होंने कहा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत शीर्ष 10 देशों में शामिल। प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एथेनॉल क्षेत्रों के विकास के लिए व्यापक रूपरेखा जारी की। उन्होंने कहा, हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक वाहन विकसित होने से नए निवेश और रोजगार के अवसर खुल रहे हैं। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, भारत में वन और वृक्ष क्षेत्र बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% यानी 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हुआ। कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 93.38% हुई। देश में अब तक 22 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों ने पूरे देश में अब तक 25,000 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की। इस वर्ष मई में वस्तु और सेवा कर से 1,02,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित हुआ। ये पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 65% अधिक है। धान और गेहूं की खरीद का नया रिकॉर्ड बना। किसानों को 2,33,000 करोड़ रुपए से अधिक का न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया गया। निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज को चुनावी अपराध की सूची में शामिल करने की सिफारिश की। प्रवासी मजदूरों और अप्रवासी भारतीयों के लिए रिमोट वोटिंग व्यवस्था का समर्थन। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सेरेना विलियम्स चौथे दौर में पहुंची। 5वीं वरीयता प्राप्त स्वीतोलिना हारी। समाचार संध्या में धर्मेंद्र के साथ मैं रवि कपूर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छ ऊर्जा के अनेक लाभ देश के कृषि क्षेत्र तक पहुंचे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एथेनॉल आज पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने में प्राथमिकता बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार खेती के लिए एथेनॉल के उत्पादन और इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित कर रही है। देश भर में आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए फसल अवशेष आधारित फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इथेनॉल सेक्टर के विकास के लिए एक विस्तृत रोड मैप आज अभी मुझे जारी करने का सौभाग्य मिला है। देश भर में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण से जुड़ा महत्वाकांक्षी E100 पायलट प्रोजेक्ट भी पुणे में लॉन्च किया गया है। हम अपने तय लक्ष्यों को समय पर हासिल कर पाएं, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत विश्व के 10 शीर्ष देशों में शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य में ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए जो वैश्विक प्रयास चल रहे हैं, उनमें भारत एक आशा की किरण बनकर के उभरा है। एक विश्वस्त मानव जात के कल्याण के लिए एक विश्वस्त साथी के रूप में आज भारत ने अपनी पहचान बनाई है। जो दुनिया कभी भारत को एक चुनौती के रूप में देखती थी, क्लाइमेट चेंज, भारत की इतनी बड़ी आबादी, लोगों को लगता है संकट यहीं जाएगा, आज स्थिति बदल गई। आज हमारा देश क्लाइमेट जस्टिस का अगुवा बनकर उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि हाल के वर्षों में सौर ऊर्जा के उत्पादन में 15% वृद्धि हुई है। सरकार गुजरात के कच्छ क्षेत्र में हाइब्रिड ऊर्जा पावर प्लांट लगा रही है। उन्होंने कहा कि लोग प्लास्टिक के एकल उपयोग को समाप्त के नए तरीके अपना रहे हैं और प्रत्येक परिवार में एलईडी बल्ब के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक वैश्विक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक सूरज, एक धरती, एक ग्रिड के विजन और आपदा का सामना करने में सक्षम ढांचा कायम करने संबंधी गठबंधन जैसे उपायों में भारत अपनी भागीदारी निभा रहा है।
उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कचरे और कृषि अवशेषों से ऊर्जा पैदा करने के उपाय अपनाए जा रहे हैं। घरों और खेतों से निकला कचरा हो, स्क्रैप मेटल हो, लिथियम आयन बैटरीज हो, ऐसे अनेक क्षेत्रों में रिसाइकलिंग को नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे जुड़ा एक्शन प्लान, जिसमें रेगुलेटरी और डेवलपमेंट से जुड़े सभी पहलू होंगे, इसको आने वाले महीनों में अमल में लाया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास के साथ निवेश और रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 2020 से 2025 के दौरान भारत में एथेनॉल मिश्रण की रूपरेखा के बारे में एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की। आज हमने पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को 2025 तक पूरा करने का संकल्प किया है। पहले जब सोचा था तो ये सोचा था कि ये 2030 तक हम करेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से सफलताएं मिली हैं, जन सामान्य का सहयोग मिला है, लोगों में जागरूकता आई है और हर कोई इसके महत्व को समझने लगा है, और इसके कारण अब हमने 2030 में जो करना चाहते थे उसको 5 साल कम करके 2025 तक करने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश के विभिन्न भागों के किसानों से बातचीत भी की। पुणे के किसान बालू वाघमारे ने कहा कि ऑर्गेनिक उत्पादन लोकप्रिय हो रहा है और नए तरीकों से ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान सामान्य से अधिक लाभ कमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान अरविंद ने भी श्री मोदी से कहा कि उनके क्षेत्र में इथेनॉल से किसानों को मुनाफा बढ़ाने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि किसान गुणवत्तापूर्ण उत्पादन बढ़ाने के लिए यूरिया और इथेनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इथेनॉल प्लांट सर लगा है तो इससे हमको लाभ सर ये मिला है, जो इथेनॉल जो बिकता है सरकार खरीद लेती है, उससे पेमेंट जल्दी होता है। मिल वालों को, मिल वाले हमको पेमेंट कर देते हैं, उससे हमको बहुत लाभ है सर। अपना टाइम से जो पेमेंट मिल जाता है तो हर चीज टाइम से कर लेते हैं। प्रधानमंत्री से बातचीत में गुजरात से अमित कुमार ने बताया कि कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले नए संयंत्रों से किसानों को लाभ हो रहा है। जो गोबर हम स्टोरेज करते थे पहले, वो करने की जरूरत नहीं होती है। वो एरिया पूरा क्लीन रहता है और क्लीनिंग की भी परेशानी नहीं रहती है और तुरंत इनकम हो जाती है और फर्टिलाइजर के रूप में हमें मिल जाता है वापस। इस अवसर पर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत में प्रतिदिन पर्यावरण दिवस होता है। उन्होंने कहा कि भारत में वृक्षों, मवेशियों और पक्षियों का हमेशा सम्मान किया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने 2 कल्पनाएं पेरिस में रखी, उसको हमें आगे ले जाना, ये हमारा मुख्य काम है। लाइफस्टाइल और क्लाइमेट जस्टिस, और ये दोनों प्रियम्बल में आए, लेकिन उसको आचरण में लाने के लिए भी हम हर बार सभी देशों के साथ सलाह मशवरा करते हैं। भारत में इथेनॉल मिश्रण 2020 से 2025 की रूपरेखा के बारे में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट नीति आयोग ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से तैयार की है। विशेषज्ञ समिति ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उत्पादन और आपूर्ति के बारे में रूपरेखा की अनुशंसा की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस रिपोर्ट में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की उत्पादन क्षमता और इस्तेमाल को बढ़ाने की कई सिफारिशें की गई हैं। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 185 मीट्रिक टन पेट्रोलियम का आयात किया। पेट्रोलियम के आयात पर 551 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च किए गए। रिपोर्ट के अनुसार E20 ईंधन को सफलतापूर्वक अपनाने से 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हो सकती है। E20 ईंधन पेट्रोल के साथ 20% एथनॉल मिलाकर तैयार किया जाता है। एथनॉल एक कम प्रदूषणकारी ईंधन है और पेट्रोल की तुलना में कम लागत पर इसके बराबर ही दक्षता प्रदान करता है। विशेषज्ञ समिति ने आशा व्यक्त की है कि देश में वर्ष 2025 तक एथनॉल के पेट्रोल के साथ 20% मिश्रण के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इसने सिफारिश की है कि लक्ष्य हासिल करने के लिए गन्ना और अनाज आधारित एथनॉल उत्पादन क्षमता को बढ़ाना होगा। साथ ही यह भी सिफारिश की गई है कि जिन राज्यों में एथनॉल जरूरत से ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, वहां से इसे उन राज्यों में भेजा जाए जहां इसकी कमी है। इससे देश भर में एक समान उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया है कि एथनॉल मिले हुए पेट्रोल की व्यापक स्वीकार्यता के लिए इस ईंधन की खुदरा कीमत सामान्य पेट्रोल से कम होनी चाहिए।
समिति ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सभी तेल विपणन कंपनियों के लिए मिश्रण कार्यक्रम को अधिसूचित करने की सलाह भी दी है। उपभोक्ताओं को एथनॉल मिले हुए पेट्रोल के लाभों के बारे में जागरूक करने और अपने वाहनों के लिए सही ईंधन का चयन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू करने की भी सिफारिश समिति द्वारा की गई है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत उन कुछ देशों में शामिल है जहां पिछले दशक में वन क्षेत्र वास्तव में बढ़ा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि देश में वन और वृक्ष क्षेत्र बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% यानी 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत में पिछले 6 वर्षों में वन और वृक्ष क्षेत्र 15,000 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रकृति के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस का विषय है पुनर्चिंतन, पुनर्सृजन और पुनर्स्थापना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में भवन निर्माण की अनुमति लेने के लिए पौधारोपण करना अनिवार्य होगा। विश्व पर्यावरण दिवस को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जन भागीदारी के साथ वृक्षारोपण अभियान अंकुर शुरू किया है। इससे पहले राज्य सरकार ने अंकुर कार्यक्रम में जन भागीदारी के लिए वायुदूत ऐप की भी शुरुआत की थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब बिल्डिंग बनाने की अनुमति इसी शर्त पर दी जाएगी कि मकान बनाने वाला व्यक्ति एक पेड़ अवश्य लगाएगा। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत में पौधा लगाने की शर्त अनिवार्य होगी। घर पर जगह न होने की स्थिति में पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना और उसकी सुरक्षा करना आवश्यक होगा। सरकारी भवनों और कार्यालयों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले आवासों पर भी यह लागू किया जाएगा। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तटरक्षक बल ने आज कर्नाटक के करवार जिले में अपने आवासीय क्षेत्र और मुख्यालय में करीब 300 पौधे लगाए। पर्यावरण में योगदान के अलावा नौसेना कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले में महामारी का दुष्प्रभाव कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा मंडल में भी आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। हरित पर्यावरण और इसकी महत्ता को दर्शाने की प्रतिबद्धता के साथ रेल मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर पौधारोपण अभियान चलाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में देश में 1,20,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। ये संख्या पिछले 58 दिन में सबसे कम है। दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या लगातार 9वें दिन 2 लाख से कम रही। लगातार 23वें दिन संक्रमित लोगों की दैनिक संख्या की तुलना में संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या अधिक रही। पिछले 24 घंटे में 1,97,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। कोविड से ठीक होने की राष्ट्रीय दर में लगातार सुधार हो रहा है और इस समय यह दर 93.38% है। इस बीच राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 22 करोड़ 78 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। देश में अब तक 2 करोड़ 67 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। भारत में कोविड मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। इस समय 15,55,248 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 3,380 लोगों की कोविड से मौत हुई। पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग राज्यमंत्री मनसुख मांडविया ने नाविकों के टीकाकरण की व्यवस्था की आज समीक्षा की। उन्होंने कहा कि निर्धारित ड्यूटी पर जाने से पहले सभी नाविकों को टीके लगा दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि नाविकों के काम की प्रकृति को देखते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर टीके लगाए जाने की मांग की जा रही है। श्री मांडविया ने कहा कि मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद देश के बड़े बंदरगाहों पर टीकाकरण केंद्र खोले गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। जब देश की तरक्की का आधार है आपका टैक्स भुगतान, तो फिर क्यों ना हो उसकी प्रक्रिया आसान। इसीलिए 7 जून 2021 से आ रहा है ई-फाइलिंग 2.0, आयकर विभाग का नया यूजर फ्रेंडली पोर्टल www.incometax.gov.in। इसमें है लॉगिन के लिए सुरक्षित और एकाधिक विकल्प, ऑनलाइन कर भुगतान के लिए अनेक विकल्प, उपयोगकर्ता मैनुअल और स्टेप बाय स्टेप वीडियो गाइड का सपोर्ट। इसके अलावा और भी कई नए फीचर्स।
ये नया पोर्टल www.incometax.gov.in 7 जून 2021 से प्रारंभ होगा। इस प्रक्रिया में 1 से 6 जून 2021 तक ई फाइलिंग जैसी ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वच्छ ऊर्जा के अनेक लाभ कृषि क्षेत्र तक पहुंचाने चाहिए। उन्होंने कहा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत शीर्ष 10 देशों में शामिल। प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर इथेनॉल क्षेत्र के विकास के लिए व्यापक रूपरेखा जारी की। उन्होंने कहा, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन विकसित होने से नए निवेश और रोजगार के अवसर खुल रहे हैं। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, भारत में वन और वृक्ष क्षेत्र बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% यानी 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हुआ। कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 93.38% हुई। देश में अब तक 22 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों ने पूरे देश में अब तक 25,000 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की। इस वर्ष मई में वस्तु और सेवा कर से 1,02,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित हुआ। यह पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 65% अधिक है। धान और गेहूं की खरीद का नया रिकॉर्ड बना। किसानों को 2,33,000 करोड़ रुपए से अधिक का न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया गया। निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज को चुनावी अपराधों की सूची में शामिल करने की सिफारिश की। प्रवासी मजदूरों और अप्रवासी भारतीयों के लिए रिमोट वोटिंग व्यवस्था का समर्थन। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सेरेना विलियम्स चौथे दौर में पहुंची। 5वीं वरीयता प्राप्त स्वितोलिना हारी। रेलवे विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में लगातार लगा हुआ है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के जरिए देश भर में अब तक 25,000 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। ऑक्सीजन की ढुलाई 1,503 टैंकर के माध्यम से की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 368 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां अपनी यात्रा पूरी कर चुकी हैं और विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को राहत पहुंचाई है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस समय 7 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां 30 टैंकर में 482 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन लेकर यात्रा पर है। मंत्रालय ने कहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए 15 राज्यों में ऑक्सीजन राहत पहुंचाई गई है। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बताया है कि राज्य में म्यूकोर माइकोसिस के 1,784 मामले सामने आए हैं। इससे पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में दवाइयां मौजूद हैं। आज बेंगलुरु में श्री सुधाकर ने बताया कि राज्य सरकार म्यूकोर माइकोसिस के इलाज को आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटक योजना में शामिल करना चाहती है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मंत्री जी ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 9,750 वियाल्स एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन राज्य के लिए मंजूर हुआ है और इसमें से 8,860 वियाल्स कल राज्य आ पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि म्यूकोरमाइकोसिस चिकित्सा के लिए अस्पताल द्वारा वसूली जाने वाले दाम को सरकार जल्दी सीमित करेगा। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में कोविड बिस्तर की मांग में गिरावट आई है, फिर भी आगे संभव होने वाले कोविड लहर के मद्देनजर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। कोविड टीकाकरण के बारे में उन्होंने कहा कि इस महीने 70 से 75 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। उनका मानना है कि इस महीने के अंत तक दूसरा लहर थम जाएगा। मंत्री जी ने कहा है कि निजी कंपनियों द्वारा दिए गए CSR फंड की मदद से 100 ICU बिस्तर बेंगलुरु के 2 अस्पतालों में लगाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि PM केयर्स फंड की मदद से 1,000 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन जनरेटर को CV रामन सरकारी अस्पताल में लगाया जाएगा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। सकारात्मक सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति कोरोना से लड़ने का सबसे मजबूत हथियार है। नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के मेडिसिन विभाग की डॉक्टर कविता चौधरी ने आकाशवाणी से बातचीत में ऐसा ही एक अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनके सामने कोविड संक्रमित एक युवा मरीज अस्पताल में भर्ती हुआ था। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और संयम के भरोसे उसने कोविड को मात दी। RML के कोविड वार्ड में भर्ती एक युवा मरीज की हालत बहुत नाजुक थी और उसने ठीक होने की उम्मीद छोड़ दी थी। डॉक्टर चौधरी कहती हैं, धीरे धीरे एक सकारात्मक दृष्टिकोण, दृढ़ इच्छा शक्ति और धैर्य के साथ वह न केवल ठीक हुआ बल्कि वार्ड के अन्य रोगियों को भी ठीक होने में मदद की। I had a patient who had come to me, was very sick.
he had lost his hope. He thought he will never come out of COVID. Not only did he fought, also he inspired patients around him to fight the disease. डॉक्टर चौधरी ने लोगों से टीका लगवाने की भी अपील की। I also request all to please go and take vaccines. Don't hesitate in taking the vaccine. It's a request to all. डॉक्टर चौधरी का कहना है कि सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके सभी को सुरक्षित रखा जा सकता है। वह कहती हैं कि हर किसी को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और सकारात्मकता फैलानी चाहिए, क्योंकि हम सभी इस बीमारी से जल्द ही उबर जाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं दीक्षा सक्सेना। केंद्र कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के जरिए इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804611007। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया है कि वह निःशुल्क दिए जाने वाले कोविड के टीकों को बेच रही है। आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि जो टीके लोगों को निःशुल्क लगाए जाने थे, उन्हें कांग्रेस शासित राज्यों में निजी अस्पतालों को बेचा जा रहा है। श्री पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार लाभार्थियों के लिए कोविड का 50% टीका राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क उपलब्ध कराती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए श्री पुरी ने कहा कि कांग्रेस शासित राजस्थान में कोविड के टीके कूड़े में फेंके जा रहे हैं और पंजाब में इन्हें बेचकर कमाई की जा रही है। अगर 309 रुपए के लिए एक डोज खरीदी जाती है, उसको आगे आप 1000 रुपए के दाम पर प्राइवेट हॉस्पिटल को दे रहे हैं और वो आगे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो कल आंकड़े आए थे 1560 रुपए पर बेच रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल, एक डोज जो गरीब आदमी को मुफ्त देनी चाहिए, जो सरकार ने खरीदी है 309 रुपए पे, वो लाभार्थी को मिल रही है 1560 रुपए पे। 2 अस्पताल हैं वहां पे, मैक्स और फोर्टिस मोहाली में, जिन्होंने टीका 3000 और 3200 रुपए का बेचा है। कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए श्री पुरी ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडियों को बंद किए जाने की अफवाह फैलाई जा रही है। भ्रम फैलाया, झूठ फैलाया, मंडियां खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, हमारे किसान रुइन हो जाएंगे। भैया वहां तो एमएसपी के तहत इनको ज्यादा प्रोक्योरमेंट हुई है, पिछले साल के जो प्रोक्योरमेंट थी उससे ज्यादा हुई है, और मैं बताऊं जो इस साल का टारगेट है उससे भी ज्यादा हुई है। और पैसा जो है पंजाब में 26,000 करोड़ हमारे किसान भाइयों के खाते में डायरेक्टली गया। दिल्ली में अगले सप्ताह से पाबंदियों में कुछ ढील के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा। निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के साथ काम किया जाएगा। सरकारी दफ्तरों के ग्रुप ए श्रेणी के सभी अधिकारियों और ग्रुप बी श्रेणी के 50% अधिकारियों को काम करने की अनुमति होगी। एक रिपोर्ट। राजधानी में कोरोना के मामले में लगातार हो रही कमी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कुछ और गतिविधियों को शुरू करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार मेट्रो 50% क्षमता के साथ अगले सप्ताह से चालू की जाएगी। वहीं बाजार और मॉल्स ऑड इवन के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी, यानी कि बाजार और मॉल्स की आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी और आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। इसके अलावा आस पड़ोस और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानें, चाहे वह आवश्यक, गैर आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की हो, उन्हें अपनी दुकानें हर दिन खोलने की अनुमति होगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य में लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि इस दौरान कुछ और रियायतें दी गई हैं। संशोधित दिशा निर्देश 6 से 14 जून तक लागू रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चाहे हो जिंदगी में भरना उड़ान, अगर आपकी मंजिल हो आसमान, गर्व हो महसूस पहनकर यूनिफॉर्म, तो ज्वाइन करें इंडियन एयरफोर्स।
भारतीय वायुसेना में भर्तियां 1 जून 2021 से प्रारंभ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। ये आकाशवाणी है। इस साल मई महीने में वस्तु और सेवा कर जीएसटी राजस्व का कुल संग्रह 1,02,000 करोड़ रुपए से अधिक का रहा है। इसमें सीजीएसटी 17,592 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 22,653 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 53,199 करोड़ रुपए और सेस 9,265 करोड़ रुपए शामिल है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह लगातार 8वां महीना है जब जीएसटी राजस्व संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। मंत्रालय ने कहा है कि मई में राजस्व संग्रह पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 65% अधिक रहा है। इस महीने वस्तुओं के आयात से राजस्व 56% अधिक और घरेलू लेनदेन से राजस्व पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 69% अधिक रहा है। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर धान और गेहूं की खरीद ने नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। वर्तमान खरीफ विपणन सत्र के दौरान सरकारी एजेंसियों ने 805 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की है। इसमें पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्तमान रबी विपणन सत्र 2021-22 के दौरान गेहूं की खरीद ने भी पिछले सभी रिकॉर्ड को पार कर लिया है। करीब 414 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 12% अधिक है। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया है कि इस खरीद से देश के 1,65,00,000 किसानों को लाभ पहुंचा है और उन्हें करीब 2,33,000 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान किया गया है। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के प्रयासों के अंतर्गत पेड न्यूज को चुनाव अपराधों की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। आकाशवाणी से विशेष भेंटवार्ता में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि आयोग ने इसके लिए विधि मंत्रालय को आवश्यक संशोधन करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग पेड न्यूज को लेकर काफी चिंतित है। Paid news should be treated as an electoral offence and the person should be taken to the task for that. But at present, our general observers are looking after this job, and if there is any paid news that is taken as an expenditure to the candidate, that you have paid the money to that, to the media in which it has been printed. So this will be taken into account, and we will inform to the press council also that this is an unethical practice which is being followed. So we are quite serious about the paid news, and we want that it should be treated as an electoral offence. So this is one of our recommendations on the reforms, and before the law ministry, and we are pursuing that how many reforms can be converted into the legal statute properly. श्री चंद्रा ने बताया कि देश में प्रवासी श्रमिकों और प्रवासी भारतीयों के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की व्यवस्था जल्दी ही एक हकीकत बनने जा रही है। इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में अधिकतम मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से दूर दराज के स्थानों में रहने वाले लोग मतदान केंद्र पर उपस्थित न हो सकने के बावजूद भी मतदान में हिस्सा ले सकेंगे। समाचार सेवा प्रभाग के स्पॉटलाइट कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ ये विशेष भेंटवार्ता आज रात 9:15 बजे एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुनी जा सकती है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में अमेरिका की सेरेना विलियम्स चौथे दौर में पहुंच गई हैं। सेरेना ने अपने ही देश की डेनियल रोज कोलिन्स को पराजित किया। वहीं चेक गणराज्य की बारबोरा क्रिजकोवा ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5वीं वरीयता प्राप्त यूक्रेन की एलेना स्वितोलिना को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वच्छ ऊर्जा के अनेक लाभ कृषि क्षेत्र तक पहुंचने चाहिए। उन्होंने कहा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत शीर्ष 10 देशों में शामिल। प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एथेनॉल क्षेत्र के विकास के लिए व्यापक रूपरेखा जारी की। उन्होंने कहा, हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक वाहन विकसित होने से नए निवेश और रोजगार के अवसर खुल रहे हैं। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, भारत में वन और वृक्ष क्षेत्र बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% यानी 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हुआ। कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 93.38% हुई। देश में अब तक 22 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों ने पूरे देश में अब तक 25,000 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की। इस वर्ष मई में वस्तु और सेवा कर से 1,02,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित हुआ। ये पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 65% अधिक है। धान और गेहूं की खरीद का नया रिकॉर्ड बना। किसानों को 2,33,000 करोड़ रुपए से अधिक का न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया गया।
निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज को चुनावी अपराधों की सूची में शामिल करने की सिफारिश की। प्रवासी मजदूरों और अप्रवासी भारतीयों के लिए रिमोट वोटिंग व्यवस्था का समर्थन। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सेरेना विलियम्स चौथे दौर में पहुंची। 5वीं वरीयता प्राप्त स्वितोलिना हारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।